एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज मैं आपको किसी एक स्पेशल स्टूडेंट से मिलाने वाली हूँ। यस, शी इज अ स्टूडेंट ऑफ आईएफएस। हर नेम इज बेबी और उन्होंन्ने क्वालिफाई किए हैं ना कि एक ना ही दो, बट यस शी हैज क्वालिफाइड 3 मेजर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम। तो जानेंगे उनके साथ में हम लोग आज कि उन्होंने कैसे क्वालिफाई किया था, क्या उन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स यूज किए थे और कैसे उनकी जर्नी थी फ्रॉम अ स्टूडेंट टू like a student of a very great institute। तो जानेंगे उनकी सारी बातें। तो yes, I would like to introduce you all to Bevabi। Yes, how are you? Hello, I'm fine. How are you? I'm also good. Thank you for asking. So yes, hi Bevabi। कुछ बताइए अपने बारे में पहले तो। मैंने अपना ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया है, विच इज इन कोलकाता। मैं ओरिजिनली बंगाली हूँ और अभी आई एम इन IISc। मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ यहाँ से, फ्रॉम सेल एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्पेशलाइजेशन है मेरी। और इसके अलावा मैंने जो 3 एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, दैट इज TIFR JG बिल्स, जो कि GS के नाम से आता है, और IIT JAM, GAT भी और गेट भी क्वालिफाइड है, बट वो तो MSc एंट्रेंस थी, तो बस देना था तो मैंने दे दिया। ओके, सो यस, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम CUET आपने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिए हैं इस साल के। एक्चुअली खास वजह CUET ना देने का? एक्चुअली तब तक मेरा IISc में हो गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो और नहीं करते हैं मेहनत, अब CUET को रहने देते हैं। क्योंकि CUET काफी बाद हुआ था एक्चुअली, तब तक शायद मैं इधर मेरा मतलब एडमिशन भी कंफर्म हो गया था, तो इसलिए मैंने दिया नहीं। तो मुझे पूरा विश्वास है अगर आप CUET दी तो आप वो भी क्वालिफाई कर लेते। आई हैव दैट फेथ इन यू। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, मतलब क्वेश्चन पेपर तो इजी ही था वैसे CUET का, तो ठीक, अब नहीं दिया। बट बिग कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज गैट बी में AIR 2 लाना इज नॉट अ इजी टास्क। तो वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गेटिंग अ गुड रैंक एंड क्वालिफाइंग ऑल दीज एग्जाम्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो अभी आपके क्या शुरू है प्लान्स? अभी आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो? अभी जैसे मैंने बताया, मैंने IIT JAM के थ्रू IISc में एडमिशन लिया है। तो IISc इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में है। तो मैं भी बेंगलुरु की हॉस्टल में रह रही हूँ। पीछे का व्हाइट बैकग्राउंड देख के समझ में आ रहा होगा। तो अब अभी मेरा जो हमारे यहाँ 1 ईयर मास्टर थीसिस होता है, 1 ईयर कोर्स वर्क होता है, तो लैब में जाता है और मेरा लैब सेल सिग्नलिंग का है। तो हम लोगों का काम भी सेल सिग्नलिंग के ऊपर ही है। अभी तो फिलहाल मेरा 2nd सेमेस्टर चल रहा है यहाँ पे IISc। That's great, congratulations। So मुझे आपसे जानना है कि आपका जब रिजल्ट आया तो what was your excitement level? Was it expected? कि आपका क्या था एक्साइटमेंट एग्जैक्टली? तो एक्चुअली इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर। तो मेरा IISc में इंटरव्यू वाज ऑन 19th अप्रैल। तो तब मैंने 19th को इंटरव्यू दिया और 19th की रात की फ्लाइट थी, मैं घर वापस गई क्योंकि 20th अप्रैल को मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स शुरू होने वाले थे। तो मैंने 20th को सेमेस्टर एग्जाम दिया, 21 को छोड़ के 22nd को फिर से दूसरा पेपर था सेमेस्टर का, और 23rd को गैट बी था। मैंने गैट बी दिया। गैट बी देने के बाद फिर सेमेस्टर एग्जाम्स खत्म हुए। उसके बाद TIFR के जो भी इंटरव्यू प्रोसेसेस है वो सब शुरू हो गए। फिर धीरे धीरे एक एक करके रिजल्ट्स आता गया। तो जब आंसर की आया था गैट बी का, मैंने कैलकुलेट नहीं किया था मार्क्स। आई वाज लाइक कि ठीक है, अभी इसको साइड में रखते, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें लाइंड अप थी, तो बहुत सारे इंटरव्यूज। फिर एक दिन अचानक से देखा कि रिजल्ट आ गया। तो जैसे तो सबसे पहले पता है मैंने देखा स्कोर कार्ड देखा। तो स्कोर कार्ड में लिखा हुआ था 201, 201.5 एक्चुअली। मैंने सोचा हाँ 201 तो शायद टॉप 20 में रैंक वैसे आ जाना चाहिए, क्योंकि 240 के पेपर में 201 मार्क्स इज लाइक ओके। या इट्स गुड। तो फिर उसके बाद मैंने रैंक कार्ड निकाला। रैंक कार्ड मैंने देखा कि 2nd लिखा हुआ है। मैंने सोचा कि मैं गलत पढ़ रही हूँ, फिर से 201 ही लिखा होगा, बट इट वाज एक्चुअली ओके। तो फिर मैंने घर पे बताया, क्योंकि वो प्रोबेबली सैटरडे था या संडे था, मेरे को एग्जैक्टली याद है। तो घर में मम्मी पापा दोनों थे। तो अब मैंने पापा को बताया कि मेरे को 2nd रैंक आया है। पापा ने कहा तुमने गलत देखा होगा, ठीक से देखो। मैंने कहा नहीं, सच में 2nd रैंक आया है। तो फिर मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने कहा कि तुम ठीक से दोबारा चेक करो। मैंने कहा अरे सच में 2nd रैंक ही आया है। तो दे वर वेरी हैप्पी एंड आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि मैंने मार्क्स काउंट नहीं करे, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। अब देखते। So yes, you worked hard, you got a good result. रैंक बहुत अच्छी आ गई, congratulations for that. So yes, moving on. So आपका जो भी रिजल्ट आया है, ये सक्सेस क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि मैं 3 एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगी या ऐसा कुछ? एक्चुअली मेरा बहुत मन था IIT बॉम्बे जाने का,
बट देन मेरा जैम में 88 रैंक था, जिसके लिए मैं आईआईटी बॉम्बे क्वालिफाई नहीं कर पाई, सो आई वाज लाइक चलो टीआईएफआर बॉम्बे हो जाएगा। और मेरा टचवुड टीआईएफआर मुंबई में हो भी गया था अमितेश आनंद सर के लैब में। बट देन फिर मेरे को आईआईएससी आना था, क्योंकि मेरे को लगा कि ये थोड़ा बेटर है। बट हाँ, मैंने इतना सोचा था कि क्वालिफाई हो जाएगा। और गैडबी का एग्जाम, क्योंकि काफी स्ट्रेसफुल मोमेंट था वो मेरे लिए, कि एग्जाम्स सारे इंटरव्यूज वगैरह, तो गैडबी में सेकंड रैंक एक्सपेक्ट नहीं करी थी, टू बी ऑनेस्ट। लगा था कि हाँ, पेपर दे के आए हैं, आफ्टर यू गिव अ पेपर यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसा था पेपर दे के लगा कि हाँ 50 में से रैंक आ ही जाएगी। बट देन सेकंड थोड़ा ज्यादा ही वो हो गया, मतलब ज्यादा एक्साइटमेंट। नहीं, सो योर हार्ड वर्क डेफिनेटली, आपने इतनी मेहनत की थी एग्जाम के लिए, सो दैट शोज, बिकॉज लक एक बार काम करता है, शायद एक एग्जाम क्वालिफाई कर लेते, बट योर हार्ड वर्क शोज, क्योंकि आपने 3 एग्जाम साथ में क्वालिफाई किया, प्लस गेट ऑल्सो यू हैव क्वालिफाइड। विश्वास है मुझे, सीयूटी आप देते तो पक्का वो भी क्वालिफाई कर लेते। तो दिस शोज डेफिनेटली शोज योर हार्ड वर्क। सो आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको एग्जाम परस्यू करना है? कुछ आपके पहले से ख्याल थे? व्हाई यू डिसाइडेड टू गो फॉर दीस एग्जाम्स? एक्चुअली मेरे को इतना पता था बचपन से कि मेरे को मेडिसिन नहीं करना है, मेरे को रिसर्च में ही जाना है। तो फिर सबसे पहले मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया बैचलर्स के लिए जेवियर्स में। तो उसके बाद अब फिर मास्टर्स करना होता है। मास्टर्स के लिए फिर मैंने धीरे धीरे यूट्यूब वगैरह पे सर्च करना शुरू किया कि आप मास्टर्स कैसे कर सकते हो, कौन से जगह पे जाना चाहिए। तो वहां पे मुझे जैम के बारे में सबसे पहले पता चला कि हाँ, जैम करके एग्जाम होता है, ऐसे डिफरेंट मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी में भी होता है। फिर जैम के बाद मैंने सोचा कि हाँ, और क्या क्या एग्जाम्स होता है। फिर मेरे को टीआईएफआर का पता चला। और तब ना पहले गैडबी जेएनयू सीट के नाम से हुआ था, जेएनयू के नाम से होता था गैडबी एग्जैक्टली नाम नहीं था उसका, थोड़ा पैटर्न डिफरेंट था। फिर 2020 से गैडबी आ गया। तो देन आई रियलाइज कि हाँ, ये 3 मेजर एग्जाम्स है। टीआईएफआर इज लाइक, मतलब जो टीआईएफआर का एग्जाम है उससे आप सिर्फ 3 टीआईएफआर के ब्रांचेस में और आइजर पुणे वगैरह में अप्लाई कर सकते हो। बट गैडबी में ना द नंबर ऑफ सीट था बहुत ज्यादा, तो उस हिसाब से गैडबी को टारगेट करना भी थोड़ा इजी है, क्योंकि सीट्स बढ़ जाते हैं तो बहुत सारी रैंक तक जाती है। मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, इन्हीं 3 ऑप्शंस पे काम करना है, ताकि एक सही जगह पे मास्टर्स के लिए हो जाए। डेफिनेटली। सो ये स्टूडेंट, जैसे कि आपने सुना, गैडबी में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, सीट्स काफ़ी ज़्यादा है। सो डेफिनेटली गैडबी की एग्जाम अभी आने वाली है अप्रैल के महीने में। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ टारगेट फॉर दैट, बिकॉज डेफिनेटली बेवबी से हमने ये भी जान लिया है अभी कि अगर सीट ज़्यादा है तो ऑफकोर्स एग्जाम आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बट येस आपके लिए डेफिनेटली एक बेनिफिट रहेगा वहाँ पर। ठीक। और गैडबी में क्या होता है कि अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी है, ये नहीं कि सब मतलब उतने सेकंड टायर थर्ड टायर ऐसा नहीं है। आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स, आईआईटी रूरकी, इंदौर, फिर बीएचयू, ये सब काफी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं कंट्री के। तो उस हिसाब से गैडबी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए, सो हमें जानना है भी आपकी जर्नी के बारे में। आप कैसे मैनेज करते थे कॉलेज में भी पढ़ना एंड कुछ एक्स्ट्रा आप पढ़ाई कैसे करते थे एग्जाम्स के लिए? एक्चुअली मेरा एग्जाम का सबसे पहले थैंक्स टू कोविड, आई शुड नॉट से दिस, बट देन हम उसकी वजह से ऑनलाइन हो गया था। तो कॉलेज जाने आने में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो भी ट्रैवलिंग टाइम वो रिड्यूस हो जाता है, वो एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं। और उसके अलावा मैंने ये सोचा था कि मेरे को सबसे पहले बायो कंप्लीट करना है। तो मैंने पिछले साल एज इन 2020 में मैंने एग्जाम दिया था, तो मैंने 2021 अक्टूबर के अंदर बायो पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मेरे को पता था बायो इज द मेजर सब्जेक्ट जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब मैंने ये डिसाइड किया था मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब आप उतना नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको कॉलेज का सेमेस्टर का भी पढ़ना होता है। तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस स्किप करी थी, बट जो मेजर पार्ट्स है जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख के, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बस वही पोर्शन कर दिया था, ताकि अगर बाय चांस रिपीट हो जाए तो मेरे से कुछ क्वेश्चंस बन जाए। और फिजिक्स और मैथ्स में भी वही हर एक सब्जेक्ट जो एकदम मैंने एक चीज मेक श्योर करा था कि मैं सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ूंगी, कि बहुत टाइम ये होता है कि हमको ये पता नहीं होता कि क्या नहीं पढ़ना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये सब नहीं पढ़ना है। क्या वो भी पढ़ने बैठ जाते हो तो जो मेन कंटेंट है वो निकल जाता है आपके दिमाग से। और मैथ्स और फिजिक्स के लिए मैंने एक चीज करी थी, मैंने ऐसे फॉर्मूला शीट्स बनाए थे। जैसे एक चैप्टर खत्म होता था, आई यूज्ड टू टेक 2 शीट्स एंड राइट एवरीथिंग डाउन, सो दैट जो एंड मोमेंट रिवीजन हो उसमें मेरी हेल्प हो जाए। क्योंकि गैडबी या कहो या जैम कहो कि पहले दिन हम पूरा बुक लेके नहीं बैठ सकते पढ़ने के लिए, तो वो फॉर्मूला शीट्स आप रिवाइज करते रहो, तो दैट्स हेल्पफुल।
तो ओके। वही कि फिर मैंने धीरे-धीरे एक-एक, और मैंने ऐसा सोच लिया था कि आपको पूरा सिलेबस की 100% सिलेबस करके जाना है, दिस इज़ नॉट द थिंग। आप 70% करो कि 80% करो, पर उसका रिवीजन बहुत बार। हम्म। मैंने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया था रेदर देन लाइक कंप्लीटिंग द होल सिलेबस। ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड स्टूडेंट्स, दैट्स अ वेरी गुड थॉट एक्चुअली कि आपको हर चीज़ के पीछे नहीं भागनी। जो बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, उनको हर एक वर्ड चाहिए होता है सिलेबस का, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आपको जो बातें अच्छी से आती है, प्लीज़ प्रिपेयर इट वेल एंड येस रिमेंबर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी ज़रूरी है। वह भी बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम वो स्किप कर दिया तो क्या होगा? सो व्हाट डू यू थिंक, स्किप करना चाहिए या पढ़ना चाहिए वो भी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी बात है कि बायोलॉजी हर बच्चा पढ़ते जा रहा है, क्योंकि उसी में हमने ग्रेजुएशन करी, तो सबको बायोलॉजी आती है। जो एग्ज़ैक्टली, चीजें नहीं आती है, वो अगर आप पढ़ के जाओ तो वही आपको रैंक ला के देता है। एग्ज़ैक्टली। वही, क्योंकि लास्ट में 1-2 मार्क्स के लिए रैंक बहुत इधर-उधर हो जाता है, और वो 1-2 मार्क्स का 2-3 क्वेश्चंस की वजह से। और ऐसा नहीं कि आपको मैथ्स के सारे बिल्कुल डिफिकल्ट इंटीग्रेशंस, कैलकुलस सब करके जाना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस बने, उस टॉपिक पे फोकस करो। और फिर ओमकार सर भी यूट्यूब पे करवाते थे, जिसमें कि वो ऐसे मतलब एक दिन में एक चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख के देते थे। तो आप ओके। फॉर्मूलाज लिख लो, फिर उसको अप्लाई करना सीख लो। अब वैसे भी गैट बी में क्या है, 10th लेवल तक की मैथ्स आती है, तो वो हाँ, आप इजीली, सबके पास 10 तक तो मैथ्स होता ही है। ये होता ही है। 11th-12th में फिर यस। भी बहुत लोग मैथ्स छोड़ देते हैं, बट 10 तक का आना इज इजी। सो यस, दैट्स अ वेरी गुड थॉट। तो बिल्कुल आपको पता है बायोलॉजी सबको आती है। जो बच्चा अटेम्प्ट करेगा सीयूईटी, गैट बी, आईआईटी जैम फॉर एग्जाम, एवरीवन विल स्टडी बायोलॉजी, बट जो बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ लेगा, डेफिनेटली रैंक जो है वो उन्हीं का आएगा। सो प्लीज डोंट स्किप एनी सब्जेक्ट। जैसे कि हमको एक ट्रिक मिल गई है यहाँ से कि सब मत पढ़ो, बट यस जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ो। फॉर्मूलाज नोट करके रख लो एक जगह पे एंड उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करो, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे वो बहुत हेल्पफुल रहे। फिजिक्स डिफिकल्ट होता है क्या इस एग्जाम में? फिजिक्स पार्ट से डरते हैं बच्चे। फिजिक्स से डरने का एक्चुअली कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में ना मतलब फिजिक्स का वो नीट वाला ट्रॉमा बैठा रहता है। यस यस। बट यहाँ पे कोई आपको नीट वाले क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले। भाई ओके। मैंने सेम वही किया था, सिद्धार्थ सर ने फॉर्मूला शीट्स बना के दी थी कि आप हर दिन सर एक चैप्टर लेते थे, तो आप उस चैप्टर के फॉर्मूलाज लिख लो। और जैम, टीआईएफआर, गैट भी तो मतलब थोड़ा और इजी पूछते हैं। जैम और टीआईएफआर में भी ना आपको अगर फॉर्मूला पता हो, तो आप फॉर्मूलाज में जो वैल्यूज दिए हुए उसको बिठाओ, तो आप सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल। क्योंकि उनको फिजिसिस्ट नहीं चाहिए होता, उनको बस चाहिए होता है कि बच्चे को सब आता है कि नहीं। आता है कि नहीं। यस यस। So that's a good thing. So yes, you heard it right. The faculties of IFS, Omkar sir, Siddharth sir, Prajakta ma'am, they are there to rescue you all from the fear of physics, chemistry and maths. तो वो जिम्मेदारी जो है वो डेफिनेटली फैकल्टीज आपसे करवा लेगी। आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, फॉर्मूलाज पढ़ लो, प्रॉब्लम सॉल्व कर लो एंड यू कैन स्कोर अ डिसेंट मार्क्स फ्रॉम दोज सब्जेक्ट्स। बायोलॉजी तो आप कर ही लोगे। मुझे अभी जानना है कि आपने कुछ लेसन्स कहीं से लिए थे क्या? कोई क्लासेस, कोई टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की होगी जो आपको बहुत बेनिफिट हुआ है एग्जाम में? आपने प्लानिंग किया होगा, स्ट्रैटेजी बनाया होगा टू क्वालिफाई द एग्जाम, तो कुछ इसके बारे में बताइए आप, क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज एंड ऑल। तो क्लासेस तो जैसे कि कॉलेज में भी क्लासेस होते हैं, वहाँ पे भी आपको ओवरऑल थोड़ा बहुत हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दिया जाता है। टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेस्ट सीरीज में ना आपको पता चलता है आपको सच में क्वेश्चंस आते भी है कि नहीं। क्योंकि आप पढ़ लो बट प्रैक्टिस नहीं किया आपने, तो दैट्स ऑफ नो यूज। और मेरा एक वो था कि मैं जब भी प्रैक्टिस करने बैठती थी, तो मैं क्या करती थी, साइड में कॉपी लेके बैठती। मेरे से जो गलत हुआ, मैं वो क्वेश्चन और वो आंसर नोट डाउन करके रखती कि इस बार गलत हो गया, ताकि अगली बार गलत ना हो। तो टेस्ट सीरीज मैंने आईएफएस से किया था, और आईएफएस की बुक आती है जिसमें आप सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। वो बुक भी काफी अच्छी है, वो मेरे पास अभी भी घर पे रखा हुआ है। उसमें भी आप प्रैक्टिस करते रहो। आपने फॉर एग्जांपल आपने सेल बायो पढ़ लिया, आप उसके क्वेश्चंस लगा लिए। क्वेश्चंस लगाते टाइम यू विल रियलाइज कि अच्छा मेरा ये टॉपिक थोड़ा वीक है सेल बायो का, अब वापस जाओ रिवाइज कर लो। तो प्रैक्टिस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। रिवीजन और प्रैक्टिस, सिलेबस चाहे थोड़ा भी अगर वीक रहे तो चलेगा, बट रिवीजन और प्रैक्टिस में कभी कमी नहीं चाहिए। और क्लासेस हमारी यूट्यूब में काफी क्लासेस हुआ करते थे। मतलब आईएफएस की सबसे अच्छी बात है कि वो फ्री में भी इतना वैल्यूएबल कंटेंट देते हैं। ये नहीं कि बहुत लोग लगते हैं कि फ्री में क्या ही पढ़ा ले, बट नहीं, फ्री में भी बहुत कुछ मिलता है। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते थे, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते थे। वो सारे क्लासेस मैंने आईएफएस से। ओके, सो यस, यू ऑल हर्ड इट राइट स्टूडेंट्स। देखो बच्चे, आपकी जो एग्जाम होती है वो एमसीक्यूज, एमएसक्यूज, एनईटी पैटर्न में होती है।
थियरी पार्ट आप सारा पढ़ लेते हो बट उसको अप्लाई कैसे करना है ये आप प्रैक्टिस करने के बाद ही सीखते हो। तो हमने तो यही जाना है अभी वैभवी से कि यस शी डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे प्रॉपरली तो ही क्वालिफाई कर पाओगे, बिकॉज थियरी आप सब पढ़ लोगे, आपको पता है मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, बट सवाल वैसा नहीं आएगा। सवाल में पूछा जाएगा हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स क्या है, टेल फॉर्मेशन क्या होता है। तो आपको वो सारी बातों के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी सोच, थिंकिंग एबिलिटी को बहुत चेंज कर देता है। सो वैभवी, अगर आप प्रैक्टिस करते थे क्वेश्चन की तो कुछ हुआ है क्या कि शुरुआत में ज़्यादा टाइम लगता है, बाद में कम टाइम लगता था, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब एक्चुअली आप जब आप पहली बार से फॉर एग्जांपल आपने सेल बायो पढ़ा, क्योंकि मेरा सेल आई एम बायस्ड फॉर सेल बायो, तो मेरा हर एक एग्जांपल में सेल बायो सुनने को मिलेगा। तो आप ओके। सेल बायो पढ़ते हो तो फिर आपको पहली बार ना आप बस पढ़ लेते हो, तब आपको क्वेश्चंस कैसे होंगे वो आपको समझ में नहीं आता। आप एक बार क्वेश्चंस देखते हो ना, फिर आपको पढ़ा हुआ भी याद आने लगता है। फिर आप ओके। एक बार प्रैक्टिस करो तो धीरे, दूसरी बार थोड़ा और जल्दी, फिर एट अ पॉइंट जाके आप रियलाइज करते हो कि आपको सारे क्वेश्चंस पता होते हैं। क्योंकि मेरे साथ गैट बी में हुआ था, मैंने हाँ, इतने हाँ। क्वेश्चंस लगाए थे कि जब गैट बी का स्क्रीन पे क्वेश्चंस आए तो मेरे को लगता अरे ये तो मैंने करा, ये तो मैंने करा। मैं टिक मारती थी। दैट्स ग्रेट। सो सी और प्रैक्टिस आप मेक्स अस प्रैक्टिस परफेक्ट। करते रहो ना, तो मतलब अगर आप प्रैक्टिस करते रहो तो बहुत सारी चीजें जो पढ़ते टाइम छूट जाती है, क्योंकि अब हर टीचर हर चीज नहीं पढ़ा सकता। एक ही टीचर कैसी सारी चीज, और तुम भी बुक खोल के सब चीज दिमाग में नहीं रख सकते। 100 बुक्स है इस दुनिया में, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे किसी को नहीं पता। पर अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको वो छूटे हुए टॉपिक्स की भी आइडिया मिल जाएगी। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपने जल्दी गूगल में सर्च करा, उसके बारे में एक आधा पैराग्राफ का नोट बना लिया। ओके। वो भी सो दैट्स ग्रेट। सो यस स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स अस ऑल परफेक्ट। तो प्लीज ध्यान रखना है, पढ़ना जितना जरूरी है उससे बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्रैक्टिस करना। फॉर दैट प्लीज प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ताकि आप स्ट्रेटेजी बना सको कि 3 घंटे को आपको यूज कैसे करना है। आपको जब एग्जाम टाइम रहेगा, हाउ टू यूज दैट, कब पार्ट ए पार्ट बी कैसे सॉल्व करना, सारा आप लोग स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बना सकते हो। सो वैभवी, टेल मी वन थिंग कि एग्जाम में क्या पहले से प्लान करके जाते थे कि मुझे इस टाइम पे ये अटेम्प्ट करना है, या वहाँ पे चेंज करते हो स्ट्रेटेजी आपकी? नहीं, बिल्कुल। तो मैं 60 क्वेश्चंस हो गए थे, मतलब मेरे को लग रहा था कि हाँ, आता है 60 हो गए। हाँ। बट फिर मैं पार्ट ए में गई, ओके। और मेरा पार्ट ए में जब मैंने शुरू किया तो पार्ट ए में मेरे को 40 आउट ऑफ, वहाँ भी 60 क्वेश्चंस रहते थे, तो 48 क्वेश्चंस मैंने वहाँ अटेंड करे थे, जिसमें 3 मेरे को डाउट में था। तो ओके। 3 में से 2 गलत हुए, 1 ठीक हुआ। तो ओके। फिर मैंने 48 क्वेश्चंस ही किए थे, तो वहाँ पे आपको चॉइस नहीं होती, तो बेकार नेगेटिव मार्क्स लेके आके कोई फायदा नहीं। नहीं कोई और मतलब फिर नहीं। मैं पार्ट बी में वापस गई। आई स्टिल हैड हाफ एन आवर के आसपास टाइम। ओके। तो मैं पार्ट बी में जब वापस गई तो मैंने ये चूज करा कि कौन से आंसर्स में बिल्कुल एकदम 100% श्योर हूँ, ओके। और थोड़े जिसमें डाउट है उसको मैंने निकाल दिया। मैं ये ओके। करके कोई दूसरा कर दे, क्योंकि चॉइस रहे तो उसका इस्तेमाल। ओके, दैट्स ग्रेट। सो यस, डीजे सर टू द रेस्क्यू। सर ने जो बताई थी ट्रिक्स कि भाई पार्ट बी पहले कर लो, ताकि अगर इफ माइंड इज फ्रेश तो आप सोचते बहुत तेज हो, एंड यस दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द एग्जाम। और मुझे विश्वास है इस बात का कि आपने शुरुआत में जीत पा ली एग्जाम में, आपको शुरुआत में कॉन्फिडेंस अगर आ गया कि भाई पेपर ईजी है, हमारे हिसाब से जा रहा है सही से, तो आप पूरा पेपर आराम से ठंडे दिमाग से सॉल्व करोगे। अगर शुरुआत में पैनिक हो गए आपकी, यार 2 क्वेश्चन पढ़े नहीं आ रहे हैं, तो आपका दिमाग पैनिक करने लगता है, तो और ये बहुत गलत बात है एग्जाम के लिए। एंड ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करते हो प्रॉपर्ली, बिकॉज यस शी वाज कंफर्टेबल, शी वाज कॉन्फिडेंट कि भाई टाइम को कैसे यूज करना है, उन्होंने पूरा एग्जाम स्टडी किया था प्रॉपर्ली। एंड ये पॉसिबल तब होता है बच्चों जब आप प्रॉपर्ली मॉक टेस्ट देते हो, टेस्ट सीरीज देते हो, तब ओनली यू आर दैट मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो ओके, सो आई विल आस्क यू दिस वन क्वेश्चन एज वेल कि आप इस सक्सेस के लिए आप किसको डेडिकेट करते हो? योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स? तो या फैमिली का तो सबसे बड़ा रोल ऑफ कोर्स रहता है, क्योंकि मम्मी पापा ही दे आर लाइक फुलफिलिंग ऑल माय थिंग्स जो चाहिए होता है। फ्रेंड्स भी, मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना, कि हाँ चलो साथ मिलके आंसर्स मैच कर लेंगे, कोई टॉपिक में डाउट हुआ तो डिस्कस कर लेंगे। फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम भी जो क्वेश्चंस में डाउट लगा उनको मतलब उनके साथ थॉट्स एक्सचेंज किए। तो हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत, मतलब कुछ ऐसे हैंडफुल दोस्त होने चाहिए जो आपको आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करे, आपको एग्जाम के टाइम में भी थोड़ी बहुत हेल्प करे। और कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होने चाहिए जिनसे थोड़ा रिलैक्स होकर आप आराम से बैठ के भी बात करो, क्योंकि सब माइंड बहुत स्ट्रेस्ड रहता है। तो वही फैमिली, फ्रेंड्स, और अपने खुद को भी थोड़ा डेडिकेट करना चाहूंगी, क्योंकि एग्जाम एट द एंड मैंने ही दिया था। डेफिनेटली, ऑफ कोर्स बिल्कुल बिल्कुल। सो यस, दैट्स ग्रेट कि आपने मेहनत की, एंड डेफिनेटली वी ऑल सॉ द रिजल्ट ऑफ इट।
सो टेल मी अबाउट योर फ्यूचर एस्पिरेशंस कि आपने एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया है, यू गॉट गुड एडमिशन एट अ गुड कॉलेज एज वेल, इसके बाद के आपके क्या प्लान्स है अभी? तो इसके बाद तो सबसे पहले सीएसआईएम नेट देना है, उसके लिए भी मेरे को आईएफएस में ही आना है। तो वेलकम, मोस्ट वेलकम। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी एक कंस्ट्रक्टेड वे में पढ़ाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आईएफएस में ना ये भी बताया जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है, व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि सब पढ़ा दिया फिर बच्चा कंफ्यूज होके पता नहीं क्या ही करेगा। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट आईएफएस। और फिर एक्चुअली मेरे को थोड़े मन भी है कि बाहर पीएचडी करने का अगर अप्लाई हो सके तो आई ट्राई एप्लीकेशंस की, अगर बाहर अब्रॉड में हो सके, वरना आईआईएससी में आई ट्राई करना। ओके, दैट्स ग्रेट। सो यस, इन आईएफएस वी गेट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स। आपको पढ़ना हर कोई बताता है, सिलेबस नेट पे दिया, बट क्या नहीं पढ़ना है, किस पे टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, किस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, ये आपको डेफिनेटली हम प्रॉपर्ली यहाँ पे गाइड करते हैं उन चीज़ों का। सो टेल अस अबाउट योर रोल मॉडल, किसको आपने रखा था कि भाई मुझे इनके जैसा बनना है, या फिर कुछ भी आपके माइंड में रहा होगा कि आई वांट टू बिकम अ पर्सन लाइक हर और समवन? निवान? रोल मॉडल एज सच बिल्कुल एग्जैक्टली कोई पर्सन नहीं है। हर इंसान की कुछ अच्छी क्वालिटीज कहीं होती ना है। कहीं से ले लेते हैं, यस। हाँ, तो हाँ, किसी ने बहुत अच्छा फिजिक्स करा था, किसी ने मैथ्स करा था, तो मैंने सोचा कि हाँ ये इसने अच्छा किया है, इसने अच्छा किया। ऐसा एज सच कोई एकदम स्ट्रिक्ट रोल मॉडल नहीं था, बट हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। डेफिनेटली। टाइम मैनेजमेंट किसी से सीख लिया, किसी से सीख लिया कि पेपर कैसे अटेंड करना है। तो ओवरऑल सबने थोड़ी थोड़ी हेल्प करी। ओके, सो दैट्स वेरी ग्रेट। सो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है आज के दिन में, दैट इज मोबाइल फोन एंड सोशल मीडिया, दैट इज टेलीग्राम, देन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग। सो हाउ यू मैनेज दैट? तो इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली मेरा क्या हुआ था, मेरा इंस्टाग्राम था, बट समहाउ मैं अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल गई थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं इंस्टाग्राम खोल नहीं पा रही थी। अब मैं सोचा चलो फॉरगॉट पासवर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि अभी प्रिपरेशन का टाइम है। तो लास्ट के लाइक वो प्रोबेबली लास्ट एक साल ही बचा था तब एग्जाम को, तो मेरे को लगा कि ठीक है, अब थर्ड ईयर तो ऐसे भी हो चुका है, क्या ही कर लेंगे इंस्टाग्राम चला के। तो उसके बाद और हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने ना व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑफ कर दी और फेसबुक भी नोटिफिकेशन ऑफ था कि अगर आप पढ़ते पढ़ते थक गए हो, थोड़ा घूम रहे हो, तब थोड़ा खोल के फेसबुक चला लिया, कुछ एक दो वीडियोस देख लिए, ठीक है। बट अगर आप नोटिफिकेशन रखते हो ना ऑन, तो फिर हर बारी वो जैसे नोटिफिकेशन की आवाज आती है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यस, दैट इज समथिंग यू कैन डू, यू कैन टर्न डाउन द नोटिफिकेशंस। और व्हाट्सएप में एक और वो चीज है कि मतलब मैं थोड़ा वैसे भी, मेरे को रिप्लाई करने में बहुत आलस आता है, तो मैं थोड़ा कम रिप्लाई करती थी, क्योंकि अगर आप रिप्लाई कर दो फिर सामने वाला दूसरा रिप्लाई करेगा, ऐसे कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू होती रहती है। तो जब आप फ्री हो बिल्कुल तभी फोन लेके बैठो और रिप्लाई कर दो, ये नहीं कि एग्जाम पढ़ाई के बीच में बैठ के रिप्लाई कर रहे हैं। दिस इज समथिंग व्हिच आई थिंक इज नॉट गुड। बाकी एक बार व्हेन यू गेट समवेयर ना, जैसे कि अभी मेरे पास टाइम हो जाता है तो मैं इंस्टाग्राम भी चला लेती हूँ, फिर मैंने फॉरगॉट पासवर्ड करके भी रिट्राइव कर लिया है। ओके, सो दैट्स ग्रेट। सो यस, यू ऑल हर्ड इट राइट कि थोड़ा सा अगर आप एक साल भी टाइम दे दोगे एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली आप भी सारे एग्जाम्स को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी प्रॉपरली इसको क्वालिफाई कर पाओगे। बहुत ज़रूरी है तो नोटिफिकेशन को डिसेबल करना, बिकॉज क्या होता है ना, फोन में अगर आपका इंटरनेट ऑन है, वॉचिंग यूट्यूब लेक्चर, आप लेक्चर देख रहे हो ऐप पे हमारे, या फिर आप यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो, एक पॉपअप आ गया तो फिर आप भूल जाते हो क्या पढ़ना है, फिर आपका पूरा ध्यान चलता है कि क्या मैसेज है, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। सो इट्स द बेस्ट थिंग दैट टू डिसेबल द नोटिफिकेशन, ताकि पता ही ना चले। सेशन कर लो प्रॉपर्ली, अटेंड, प्रैक्टिस कर लो, फिर चेक करो। अदरवाइज आई कैन अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। एक मैसेज आ गया, हमारा पूरा ध्यान चला जाता है कि क्या होगा उस मैसेज के अंदर, और हम 10 कहानियां बनाते हैं दिमाग के अंदर। So that's a very good इम्पोर्टेंट है कि ग्रुप नोटिफिकेशंस को बिल्कुल डिसेबल कर दो, पर्सनल को फिर भी ना करो, क्योंकि ग्रुप में हर तरह की बातें होती रहती है, फिर तुमको लगता है कि मेरे को भी बोलना जरूरी है, then you enter into the conversation. Yes. So that's a great for everyone. So please ध्यान रखो, अगर आप properly अगर पढ़ रहे हो तो please disable the notification. That is the best thing which you can do with your phone right now. So one last question from me is that who was your ultimate source of motivation? आपको क्या चीज मोटिवेट करता था to push yourself every day to work harder and to get that success? आपका एक मोटिवेशन क्या था? तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशन ये था कि एक्चुअली मेरे को बॉम्बे जाने का बहुत मन था, मतलब मुंबई जाने का। तो फिर somehow I visited Mumbai for an internship, तो मेरे को हमेशा वही दिमाग में चलता रहता था कि I have to visit a city again.
ओके। दैट्स इट, यू हैव टू गो। तो हाँ। आपको अपने से भी एक एक्सपेक्टेशंस रहती है कि हाँ, मैंने इतनी ओके। मेहनत से मैंने 10th करा है, 12th करा है, फिर मैं अच्छे कॉलेज में हूँ। इसके हम्म। आगे फिर आपको मतलब क्या कहूँ, मतलब जो आपके फ्रेंड्स है, फैमिलीज है, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती है आपसे। यस। तो उसको ऐसे नहीं कि सारे एक्सपेक्टेशंस तोड़ दें। तो वही मोटिवेशन रहता है कि एंड देन यू सी योर पेरेंट्स वर्किंग हार्ड फॉर यू, दैट इज आल्सो वेरी ग्रेट दैट्स वेरी मोटिवेशन कि इंपॉर्टेंट। यस। आप मांगते नहीं हो, उससे पहले आपको चीजें मिल जाती है कि मैंने बिल्कुल। बस बोल दिया पापा बुक चाहिए तो बुक आ गई। बिल्कुल। दैट इज आल्सो अ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। और यस। फिर आप अपने सीनियर्स को देखते हो कि यार हम्म। फिर बोलते कि हाँ, हम लोग यहाँ पे है, इतनी मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई भी होती है, मस्ती भी होती है। तो वही सब देख के आपको थोड़े-थोड़े मोटिवेशंस मिलते रहते सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो यस, अगर आपके ऊपर अगर सब देख रहे हैं ना, ये पेरेंट्स लुकिंग अपॉन यू, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है कि यार उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। एंड यू गेट दैट थिंग, अगर आपके अंदर एक बस चाहिए, जुनून चाहिए वो आपके अंदर कि आप कर लोगे, एंड हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू। बहुत बच्चे डरते हैं कि हमसे होगा नहीं होगा, कर रहे हैं मैम, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सीट्स इतने कम है। तो प्लीज रिमेंबर, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, आपको सिर्फ उसके लिए मेहनत करनी है। हैं। So that's a wrap from my end, and it was so great to interact with you, Vaibhavi. Any last thoughts from your side? लास्ट थॉट, जस्ट वन थॉट आई वांट टू से, दैट इज ऑलवेज बिलीव योरसेल्फ। एक बारी एग्जाम खराब हुआ, मतलब एक ही बारी अजीम कोई प्रैक्टिस टेस्ट खराब हो गया, कुछ ये नहीं कि मैं बुक बंद करके बैठ गई। नहीं। यू कैन डू इट। और वही कंसिस्टेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये नहीं कि एक दिन में एक सब कुछ पढ़ लिया, दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा 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 करके पढ़ो, एंड इट कीप्स बिल्डिंग ऑन। एंड द थर्ड थिंग इज ट्रस्ट द पर्सन और द इंस्टीट्यूट और द कोचिंग यू आर गोइंग, बिकॉज उनको हमसे बेटर पता होता है। आप अभी भी स्टूडेंट हो, उन्होंने हर साल इतने सारे बैचेस को पढ़ा रखा है, तो दे नो कि क्या आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो जहां भी आप हो, जिस भी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हो, स्पेशली आईएफएस का आई वुड टेल, क्योंकि मैंने करा हुआ है, उनका कंटेंट टू दी पॉइंट होता है। तो शायद आपको लगे कि आपने किसी कहीं और से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, आपको लगे अरे ये तो मेरे को पढ़ाया नहीं, मेरे से क्या होगा। कभी कभी मेरे को भी ये लगता था, बट देन आई वाज लाइक कि नहीं, मैंने जो आईएफएस ने पढ़ाया और जो आईएफएस के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मेरे से सॉल्व हो रहे हैं। Yes. तो फिर वहाँ वही क्वेश्चंस रिपीट पे और मेरा गेट भी वाज लाइक प्रीटी गुड। तो Okay. फिर भरोसा जरूरी है। बिल्कुल। So it was so great to interact with you, and yes, last thoughts, believe in yourself. बहुत एक अच्छा थॉट बताया है हमें। एंड अगर आपका एक एग्जाम प्रॉपर नहीं जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं होती है बच्चों, ध्यान रखना है, देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। एक कुछ हो गया प्रॉब्लम तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सारी एग्जाम्स है भाई, गैट भी है, सीयूईटी है, आईआईटी जैम है, टीआईएफआर है, गेट है, बहुत एग्जाम्स है, बहुत कॉलेजेस है आपके लिए। सो प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, एंड दैट्स द थॉट फ्रॉम Vaibhavi जो मैं यूज कर रही हूँ अभी। सो प्लीज ट्रस्ट इन योर सेल्फ, डेफिनेटली यू ऑल कैन डू इट। So yes, that's me, and see you in the next session, or everyone. Till then, take care, bye bye, have a great day and happy learning.